बेचारा कुणाल कामरा, उसने एक मजाक का वीडियो बनाया, बोल्डनेस भी दिखाई। कुणाल कामरा ने एक सटायर बनाया, एक मजाक, एक व्यंग। किसके खिलाफ मालूम है? कौन? एकनाथ शिंदे। कौन है एकनाथ शिंदे? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो थे, डिप्टी सीएम है। और सीएम कौन है महाराष्ट्र का? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के हैं दोनों। लेकिन कुणाल कामरा ने क्या व्यंग कसा? क्यों ये देवेंद्र फडणवीस नाराज़ हो गए? सॉरी बोलने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया कि कुणाल कामरा को सॉरी बोलना चाहिए। क्या बोला कुणाल कामरा ने? कुणाल ने बोला किसी और को है और कोई और बोल रहा सॉरी बोलो। बेसिकली एक शो चलता है कुणाल कामरा का, जिसमें कि वो कॉमेडी करता है। ही इज़ बेसिकली ए कॉमेडियन। और उसने शो में ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ख़राब तरीके से काम कर रही है। स्पेशली एकनाथ शिंदे जो कि डिप्टी सीएम है, वो अब बीजेपी के पास चले गए हैं। तो वो शिवसेना को के अगेंस्ट में चले गए हैं, एक तरह से वो गद्दार हो गए हैं, बिक गए भाई उनके हिसाब से। इस चीज़ को उसने मजाक में कहा। और फिर क्या हुआ? फिर जो शिव से नहीं जो एकनाथ शिंदे के सपोर्टर थे उन्होंने आके तोड़ दिया स्टूडियो। पहले चीफ मिनिस्टर ने कहा सॉरी बोलो, तो कामना ने एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाई और फोटो दिखाया कि मैं नहीं बोलूँगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा अधिकार है। उसके बाद वो लोग आए, इनका तोड़फोड़ किया। अभी भी धमकियाँ चल रही हैं। लेकिन ये सब हू हल्ला क्यों चल रहा है आप लोगों के हिसाब से? इसमें मीडिया को इतना इंटरेस्ट क्यों है? और इसका कोर क्या है? ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? क्या सचमुच में हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच की राइट्स है? नहीं है। तो फिर क्यों वो बोल रहा है कि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मुझे लगता है जब से ये बीजेपी आई है गवर्नमेंट, तब से ये सब चीज़ें ज़्यादा चालू हुई है। अभी जैसे उसका हुआ था रणवीर इलाहाबादिया का, उस पर भी इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी। रणवीर इलाहाबादिया के साथ भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। जो भी कोई बीजेपी वालों के खिलाफ बोलता है तो वहाँ पे ये लोग नाटक मचाने लगते हैं। इवन जब महाकुंभ में ये वाला केस हुआ था, जो स्टैम्पीड हुआ था, एक स्टैम्पीड हुआ था संगम के पास, एक हुआ था झूसी में। तो झूसी में स्टैम्पीड हुआ था, ये बात दबा दी गई थी, वहाँ पे काफ़ी लोग मरे गए थे। तो वहाँ पे एक लड़की ने उठकर मतलब काफ़ी चीज़ें बोली गई थी। इसका यूट्यूब पे वीडियो था, तो वीडियो होंगे इसने, लेकिन इंस्टाग्राम पे काफ़ी वीडियो उस टाइम पे वायरल हुए थे, उस 1-2 दिन में जब ये स्टैम्पीड हुआ था झूसी में। तो वो जो ललन टॉप वाला है उसने भी इसकी वीडियो बनाई थी। और जैसे वो एक आकाश तिवारी मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि मैं ही लेकर गया था, वो जो भी स्टिंग ऑपरेशन वगैरह था वो उसी ने कराया था। तो जब ये वाली बात जैसे बीजेपी तक पहुंची तो उन्होंने इस केस को भी दबा दिया। वहाँ पे रातों रात जो दुकान में जितने लोग थे सबको चेंज कर दिया। दुकान, हल्दीराम की दुकान थी, वो ठीक करा दी पूरी, और जितने भी वहाँ पे लोग काम कर रहे थे सबको वहाँ से हटा दिया। ऐसा मतलब लोग बोल रहे थे कि उन लोग को गायब कर दिया। इवन वो जो लड़की थी जिसने बात उठाई थी उसको भी गायब कर दिया। और वो लोग से जब अगले दिन या 2-3 दिन बाद पूछा गया कि कहाँ है, तो बोले कि ऐसा तो कोई था ही नहीं यहाँ पे, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, सब मनगढ़ंत घटना है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आपने देखा था उसे होते हुए? हाँ, वीडियो देखा था मैंने। बट ये सब चीज़ हुई थी, ये उसने, आकाश ने बताया था कि मैंने अपनी आँख से देखा था ये सब चीज़ें। तो क्या लगता है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं? जब से बीजेपी आई है तब से मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आप उनके खिलाफ कुछ बोलते हो तो वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। तो फिर आपका ये कहना है कि एक आदमी के पास सच पूछिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार नहीं है ना? जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होता क्या है? और कैसे कोई आदमी, नहीं कैसे नहीं, क्यों एक गवर्नमेंट आपकी फ्रीडम को खींच लेता है? मैं, देखिए, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सही है कि गलत है, मैं इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहा हूँ। हम लोग एक स्पिरिचुअल चैनल है और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी चीज़ों से अपने आप को कैसे बचाएं। और नंबर 3, ऐसी चीज़ मतलब आप मान लीजिए किसी लेवल पे सटायर कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं और आपके अगेंस्ट में ऐसा कुछ हो जाए, उसके लिए आप अपने आप को कैसे बचाएं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बहादुर आदमी है ये। आज मैंने ध्रुव राठी का एक ट्वीट पढ़ा जिसमें उसने कहा है कि 56 इंच का छाती है उसका, कुणाल कामरा का।
वो डरा नहीं, सीएम के अगेंस्ट में डरा नहीं, कर लो जो करना है तुम्हारी, जो जो कोशिश करना है कर लो, वो बिल्कुल नहीं डरा। ये अगर आप स्पिरिचुअलिटी के सेंस में देखो तो मुझे जैसे लगता है कि जो उसने उसके खिलाफ बोला, शिंदे के खिलाफ, उसका ईगो हर्ट हुआ है कहीं ना कहीं। वेरी गुड पॉइंट, एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया मन, और नहीं आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस समय देखिए चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये अगर एक छोटे से मजाक से चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत गहरी चीज़ पता चल रही है। अगर गरिमा अमन के बारे में, अमन वैभव के बारे में, श्रीश गरिमा के बारे में, या अनुज दिलीप के बारे में, दिलीप सुधीर के बारे में कुछ बोलते हैं जो चीज़ उनको हर्ट करती है, वो हमारे बारे में क्या बता रहा है? क्या हमको किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? और क्या अगर हमको पता चल जाए कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तो नहीं उड़ाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे आपके अंदर में कोई कमी दिखाई दे रही है और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, अब मुझे दिखाई दे गया कि आप समझेंगे ही नहीं, तो कम से कम मैं उसका मजाक तो उड़ा लूँ? एक पॉलिटिकल सटायर का पर्पस क्या होता है? किसी भी सटायर का पर्पस क्या होता है? व्यंग। सटायर मतलब जैसे मैं आपके लिए कहूँ कि यार तुम तो इतने पतले हो जैसे डंडा, किसी तुम तो फिर भी अब तो पतले हो गए हो, कोई बहुत मोटा आदमी हो, उसको हम बोले तुम तो एकदम पतले दुबले दिख रहे हो, उसको पता है पतला दुबला नहीं है, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, सरकाज़म एक तरह से। बिल्कुल, सटायर में आप दूसरे का मजाक उड़ाते हो, है? सटायर में बेसिकली आप सामने वाले को एक ऐसी सुई चुभोते हो जिसमें आपको लगता है कि मैं तो उसका भला कर रहा हूँ। अब कुणाल कामरा मजाक उड़ा रहा है, और कुणाल कामरा को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ध्रुव राठी हैं, रवीश कुमार हैं, इस तरह के जो भी चैनल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसने अच्छा काम किया है। अखबार का, प्रेस का, न्यूज़ चैनल्स का तो काम ही यही है कि गवर्नमेंट की कमियों को खोल खोल के बताओ उन्हें। जब ऐसा है तो सटायर के बदले में तोड़फोड़ क्यों हो रही है? और क्या सही में एक सटायर एक सही तरीका है किसी की गलतियों को बताने के लिए? किसी का मजाक उड़ा करके उसको आप बता सकते हैं कि उसने क्या कमियां कर रहा है, उसको कैसे सुधारना चाहिए? नहीं। तो क्या सही तरीका है? लेकिन उसके भी पहले हम सटायर करते क्यों हैं? हम किसी के ऊपर व्यंग करते क्यों हैं? इसमें हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी ज़ेनोगा में, हमारे स्पिरिचुअल कोर्स में। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देखिएगा, चेकआउट करिएगा हमारा dkbrains.com पे जाकर के। माइंड कैसे बिहेव करता है, दो लोग आपस में कब समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, दो लोग कब आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से, और दो लोग कब आपस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। ये तीन चीज़ें हमारे दो लोगों के बीच में होता है। इसका एक खास चैप्टर था, उसका नाम था व्हाट इज़ दिस माइंड ऑफ मैन। जैसे यहाँ पर आप बैठे हैं, गरिमा बैठी हैं, अनुज हैं, वैभव हैं, हम सबका माइंड है, और हम सबका माइंड या तो एक दूसरे के लिए क्या करेगा, हम दोनों के माइंड में या तो होती है। इसको प्लीज़ पहचानिए। और जब भी कहीं पर भी कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, आप अपनी बात किसी को पहुंचाना चाहते हैं तो इसको याद रखिएगा। अगर आप ये नहीं जानते तो आप सोचेंगे कि मैं तो सामने वाले को हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, बट आप नहीं पहुँचा पाएंगे अपनी बात। और मुझे लगता है इस तरह की सटायर जो चल रहा है इस समय, अभी शायद 50 साल लग जाए या 100 साल लग जाए, क्योंकि हमारा ब्रेन डिज़ाइन नहीं है अपनी बात सामने तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि दो लोग आपस में कब सुनते हैं, कब आप जाकर के एक रमण महर्षि की बात सुनते हैं, कृष्णमूर्ति की बात सुनते हैं, कब एक वाइफ हस्बैंड की बात सुनती है, लड़ाई नहीं होती है। नहीं तो 24 घंटे हस्बैंड वाइफ के बीच में सटायर चलता रहता है, व्यंग चलता रहता है। कब दो लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं? 3 वर्ड्स हैं, इसको याद रखना है आपको। सबसे पहला है एफिनिटी, ये ज़ेनोगा में पढ़ा था हमने। जब दो माइंड के थॉट्स मैच करते हैं, इमोशंस मैच करते हैं, तो होता है एफिनिटी। और जब दो माइंड के बीच में एफिनिटी होती है तो उनके बीच में दोस्ती होती है, प्यार होता है, कोर्टशिप होता है, सेक्स होता है, पोसेशन होता है, करेज होता है, होप होता है, डिवोशन होता है, अटेंशन होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी वैभव के साथ अगर दोस्ती है, आपकी किसी के साथ भी दोस्ती है, तो आप दोनों के माइंड के बीच में क्या है? एफिनिटी। अब दो लोगों के बीच में जब एफिनिटी नहीं होती तो उसका उल्टा होता है, उसको बोलते हैं रिपल्शन। जब दो लोगों के बीच में रिपल्शन होता है तो उससे क्रोध आता है, ईगो आता है, ग्रीड आता है, एनवी आता है, एरोगेंस आता है, क्रूएलिटी आती है, डाउट्स आता है, डिसबिलीफ, और अगर सेक्स हो रहा है तो उसमें रेप होता है। इसका मतलब कुणाल कामरा के माइंड में जो कुछ चल रहा है वो बताना चाहता है गवर्नमेंट को, या शायद नहीं बताना चाहता, वो खाली मजाक उड़ाना चाहता है, बट वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में बता रहा है कि गवर्नमेंट ख़राब है, धूर्त है,
जैसे आप बताना चाहते थे गरिमा को, कुछ खास बताना चाहते थे उसके बारे में, वो नहीं कन्वे कर पाए, तो आपने बोला, तो आपने व्यंग तो किया, लेकिन आप दोनों के बीच में क्या है? रिपल्शन। और जब दो लोगों के बीच में बिल्कुल न रिपल्शन होता है, ना एफिनिटी होती है, तो क्या होता है? थर्ड, इनडिफरेंस। जब दो माइंड्स के बीच में इनडिफरेंस होता है तो उसको, उसकी वजह से इग्नोरेंस होता है। मेरा सिद्धांत भैया, आपका सिद्धांत भैया का ड्रिफ्ट्स होते हैं। आप सुनते हैं, सुनते सुनते कहीं और खो जाते हैं, आपका ध्यान नहीं जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, आपको लगता है सामने वाला मुझे मजबूर कर रहा है, मुझे सुनना ही नहीं उसकी बात, क्यों परेशान कर रहा है मुझको। और अगर फिर भी मजबूर किया जाए, बैठा दिया जाए क्लास में और सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप डे ड्रीमिंग में चले जाएंगे। स्कूल टीचर्स के बच्चों के साथ होता है। अभी भी हम जिस दुनिया में रहते हैं, स्कूल्स न उस डिज़ाइन के बने हैं कि टीचर बच्चे को अपनी बात समझा सके। पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से बना ही नहीं है। अब समझिए, अगर आपको समझ में आ जाए कि मेरा माइंड किसी के साथ में एफिनिटी क्रिएट कर रहा है या रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर एक लड़का था, उसका नाम है राहुल कनल, यूथ लीडर है शिंदे जी की तरफ से, और वो लेकर आया था लड़ाई करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। अच्छा, और बोलता है कि अगर ये लोग क्रिटिसिज्म कर ही रहे हैं तो हेल्दी तरीके से करें, और फिर उन्होंने जा करके उसको तोड़फोड़ किया। अब मैं एक चीज़ चाहता हूँ, कम से कम ना इस तरह की घटनाएं जब भी हमारे पास हो तो हमारे माइंड में केवल क्रिटिसिज्म ना आए। देखिए, आप बड़ी बड़ी चीज़ों को तो आप रोक नहीं सकते, और साथ ही साथ जब आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होने से भी रोक नहीं सकते। एफिनिटी, रिपल्शन और इंडिफरेंस, जब आपको मालूम पड़ गया कि दो लोगों के बीच में एफिनिटी होती है, तो उससे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं? जहाँ पर एफिनिटी होती है वहाँ पर मास्टरमाइंड क्रिएट होते हैं, ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, कैंप्स क्रिएट होती हैं, यूनाइटेड नेशंस क्रिएट होते हैं, रिलीजन्स क्रिएट होते हैं, फिलोसफिकल और साइंटिफिक सोशल ग्रुप्स बनते हैं। अब नहीं समझ पाया मैं क्या हिंट कर रहा हूँ? देखिए, सोशल मीडिया में और न्यूज़ में चिल्ला रहे हैं एक ग्रुप ने किसी का स्टूडियो तोड़ा। वो ग्रुप कैसे बना? वो 50 लोगों का, 100 लोगों का, या एक शिवसेना या एक बीजेपी का ग्रुप कैसे बना? एफिनिटी से। और अगर हम कहते हैं किसी को कि तुम्हारी ये ग्रुप गलत है, उसको दिखाई देगा ही नहीं। आपके घर में बहुत छोटे लेवल पे रिपल्शन चल रहा है, आप दोनों भाई बहन में रिपल्शन चल रहा है। कैन यू स्टॉप इट फ्रॉम वेस्टिंग योर एनर्जी? जैसे खूब प्यार है दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, लेकिन जब वो छोटा सा रिपल्शन चलता है तो क्या वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती? छोटा सा रिपल्शन मतलब एक भाई ने बहन का मजाक उड़ाया, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म किया कि उसने मजाक ही तो उड़ाया, लेकिन मजाक एग्जैक्टली है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। आज की क्लास का मेन पर्पस ही मेरा ये है कि मजाक या सटायर किस लिए करते हैं हम? हंसने के लिए नहीं, खाली हंसने के लिए नहीं। अगर हंसने के लिए करेंगे तो हम कोई चुटकुला बोलेंगे, कोई मीम शेयर करेंगे, खाली हंसने के लिए नहीं है। अब वो परेशान भी होगा ना ये आजकल की कंडीशन देखने के बाद, तो शायद आपको लगता है कि मैं, अगर मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मैं किसी बात से परेशान हूँ, गरीबी से परेशान हूँ, रोड नहीं बन रहे हैं उससे परेशान हूँ, बिजली नहीं आ रही उससे परेशान हूँ, तो मैं सटायर करूँगा? मेरा बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है तो मैं जाकर किसी टीचर के सामने सटायर करूँगा उसको? अगर आपका प्रोफेशन कॉमेडियन वाला होगा तो आप उस जॉनर को एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मैं परेशान हूँ गड्ढों से, अगर मेरा कोई करीबी गड्ढों से परेशान हुआ है तो मैं उस पर एक फिल्म बनाऊंगा या तो कोई ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा। वो डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत ही अच्छा बताया कि अगर आप फिल्म मेकर हैं या आप एक जैसे कॉमेडियन हैं तो आप एक सटायर क्रिएट करेंगे। आपके हिसाब से इससे एक अवेयरनेस क्रिएट होगी समाज में, और उस समाज में वो रोड, पॉट होल्स की रोड ठीक हो जाएगी, या शायद गवर्नमेंट की जो सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं अपना पॉइंट रखूंगा। जैसे एक फिल्म भी तो आई थी राजपाल यादव की, उसकी बेटी मर जाती है पॉट होल में गिर। एक्सीलेंट। वो फिल्म में जब राजपाल यादव की बेटी पॉट होल में गिर करके मर गई तो उसने क्या किया? क्या उसने सटायर क्रिएट किया? सटायर नहीं क्रिएट किया था, उसने एक मूवमेंट चलाया कि मैं खुद से ही सारी फोटो भरूंगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मुझे अटेंशन मिले, लोग मुझे देखें, इस वजह से आप ये चीज़ करते हो, सटायर। हाँ, डीप डाउन हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उस मुद्दे में क्या हो रहा है, हम खाली चाहते हैं उसके नाम से लोग हमको सुने। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अमन भैया बुरा मत मानना, बट एक दिन क्या हुआ था, अमन भैया ने कोई जोक मारा था, मतलब बड़ी मम्मी और आप सब लोग बैठे हुए थे, ये चीज़ उसी चीज़ से निकल के आई है जो मैंने अभी आंसर दिया था उसका,
कि अमन भैया ने कोई जोक मारा, वो जोक मैंने आप लोग को बताया तो सब हंस रहे थे। अमन भैया ने बोला मैंने मारा है जोक, मैंने मारा है। मतलब उनको वो अटेंशन चाहिए थी। मैं ये नहीं बोल रही है बुरी चीज़ है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं भी अगर कोई जोक मार रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, मुझे भी चाहिए कि लोग अगर हंस रहे हैं तो मेरी वजह से हंस रहे हैं। वेरी गुड। नहीं देखो, ये चीज़ अगर मालूम पड़ जाए ना कि कोई आदमी वीडियो क्यों बना रहा है, समाज सुधारने के लिए नहीं बना रहा है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं बना रहा है, कोई आदमी किसी का मजाक क्यों उड़ा रहा है, नहीं, वो उसको हेल्प नहीं करना चाहता, वो उसको सुधारना नहीं चाहता। हमने एक सीरीज़ बनाना शुरू किया है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। उसमें हम बताते हैं कि कैसे कोई आदमी अगर चेंज होना चाहता है डीप डाउन तो हम उसको क्या तरीके से बता सकते हैं। वो तरीका है, चाहे आदमी ड्रग एडिक्ट हो। यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो किस चीज़ के एडिक्ट हैं? पावर के एडिक्ट हैं। और सच पूछिए तो वो भी चाहते नहीं है कि वो पब्लिक का हेल्प ना करें। वो एक ऐसी एंटिटी है जिसमें रोज़ कम से कम 100, 200, 500 लोगों से मिलना हो। वो भी परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। और जब इस तरह का कोई वीडियो बनता है जिसमें उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको आ जाता है गुस्सा। अभी हमने रिसेंटली एक सीरीज़ चालू किया है जिसमें हम आपको बताते हैं कैसे आप फोकस करते हैं। और कल ही हमने उस पर बात किया कि हमारा माइंड में विल पावर बेचारा थक जाता है, और जब थक जाता है तो हम किससे काम करते हैं? डिफ़ॉल्ट से। तो एक पॉलिटिशियन अपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में गुंडों को भेजता है, बोलता है जाओ करके आओ बदतमीजी। उसको भी पता नहीं क्या चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ जब इस तरह की दुर्घटना होती है तो आप अपने आप से पूछिए, मान लीजिए आप एक सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं आप, तो आप क्या करना चाहेंगे? अगर मैं एकनाथ शिंदे की जगह होता और मेरा मजाक उड़ाता, या आप होते, तो आप क्या करते? अगर एक समझदार सीएम होता, बहुत वाइज, बहुत ही समझदार, आप इग्नोर कर देती। आप क्या करते? श्रीश, आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपके खिलाफ खूब मजाकिया एक व्यंग रखा गया है कि आपने एक पार्टी को छोड़ दिया, आपने समाज में ठीक से काम नहीं कराया, आपने गरीबी ख़त्म नहीं की, वगैरह वगैरह वगैरह। आप भी इग्नोर कर देते। अमन, आप क्या करते? इग्नोर कर देता है, उससे बात करने की कोशिश करता। वेरी गुड पॉइंट। उसको बुलाना चाहिए था, उसके साथ बैठना चाहिए था, या तो उसको बताना चाहिए था कि हम क्या क्या कर रहे हैं, या वाइस वर्सा उससे पूछना चाहिए था, अच्छा ठीक है तुम्हारे हिसाब से मैंने जो गलतियां की हैं बताओ तो सही। अभी जैसे अमन भैया मेरा मजाक उड़ाते तो मुझे उनसे दोस्ती करके उनसे पूछना चाहिए कि क्या चीज़ है। नहीं देखिए, जब भी कोई किसी का व्यंग करता है, मजाक करता है, उसमें एक तो होता है मुझे अटेंशन चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा पार्ट होता है जो आपके बारे में होता है, जो आपकी कमी को पॉइंट आउट कर रहा है। अभी जैसे अमन भैया ने गाड़ी में बोला था कि जो अक्सर वो हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें इंडियन आइडल जाना चाहिए ये जानने के लिए कि तुम्हें गाना गाना नहीं आता। तो मैं समझ नहीं पाती वो ये चीज़ क्यों बोलते हैं, बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि तुम अच्छा नहीं गाती हो। नहीं, मैं भी आपके गाने को सुनता हूँ, मैं आपके वीडियोस भी देखता हूँ। अभी मैंने आज ही आपका एक वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को देख करके खाली ऐसा लग रहा है। अभी हमने जर्नी ऑफ सोल नाम की एक सीरीज़ चालू की है जिसमें हम मैच्योर सोल्स के बारे में बात करें, और हमने ये पॉइंट आउट किया था उसमें कि अगर एक मैच्योर सोल है तो हमेशा 24 घंटे मैं के बारे में नहीं सोचता, और वो 24 घंटे एक मीडिया को यूज़ करके मैं नहीं करता। अगर मैं आपको बताना भी चाहता हूँ तो मुझे एक तरीका अपनाना पड़ेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूँ आप लोग पकड़ें। एक माइंड दूसरे माइंड के साथ दोस्ती कब करता है? जब दोनों के बीच में एफिनिटी होती है। वेरी गुड। एक माइंड दूसरे माइंड से लड़ाई कब करता है? जब रिपल्शन होता है। और एक माइंड दूसरे माइंड से जब इनडिफरेंस होता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, इग्नोरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर सामने वाले को अपनी बात बतानी है तो मुझे एफिनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। इंडिफरेंस कोई पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है? डम इंडिफरेंस इज वर्स्ट थिंग। रिपल्शन भी आदमी को अच्छा लगता है। आज एकनाथ शिंदे भी खुश हैं, कुणाल कामरा भी खुश है, और ये जो बंदा है तीसरा राहुल कनल, वो भी खुश है। क्यों? न्यूज़ उड़ रही है उनके बारे में। लेकिन ये एडिक्टिव है। जब आपके बारे में खबर आती है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, तो ये अपने आप में एक एडिक्टिव चीज़ है, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो उसने किया ये बहुत रिस्की स्टेप है, उसकी जान भी आ सकती है। किसको? कुणाल कामरा को कोई मार भी सकता है। बेटा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, हम अभी भी एनिमल्स हैं जो कपड़े पहनते हैं, और हमारा एक बहुत पतला सा लेयर है जो शराफत दिखा रहा है।
अगर यही चीज़ 50 साल पहले होता तो कुणाल कामरा को साफ कर दिया गया होता, या वो नॉर्थ कोरिया में होता तो उठवा लिया गया होता। यहाँ तो फिर भी पॉलिटिकल सिस्टम मीडिया से थोड़ा बहुत डरता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सोल्यूशन क्या है इसका? एक परमानेंट सोल्यूशन पूछ रहा हूँ, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? नहीं, परमानेंट सोल्यूशन है कुछ? अच्छा देखिए, शिरीष ने उस दिन बहुत अच्छी बात बोली थी। उसने कहा था, बड़े पापा अगर मैं इस क्लास में नहीं बैठता तो आपने क्या बताया था, क्या क्या करे थे उसके पहले? वो मारने पीटने वाला जो चल रहा था वैसे ही चलता रहता और अब एकदम वायलेंट होता, छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाता, किसी को थप्पड़ मारता है ऐसे कैजुअली। देखिए, ये बात हम लोग कुणाल कामरा की वजह से नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं कर रहे हैं। हम लोग 100 साल बाद तक लोग चाहे समझें इस बात को, तब भी ये वर्थ इट है। इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? क्यों मैं किसी को मारने के लिए भी राज़ी हो जाता हूँ? मेरा और आपके माइंड में रिपल्शन है। वो रिपल्शन का मेन कारण क्या है? एफिनिटी, रिपल्शन और इंडिफरेंस का मेन कारण क्या है? हाँ, ईगो। ईगो बनता किस चीज़ से है? आपका ईगो मेरे ईगो से अलग कैसे है? थॉट्स। मुझे लगता है कि मैं कुछ हूँ। नहीं, जैसे मेरा ईगो बनता है इमोशन से। मैं देखता हूँ जूते ऐसे हैं, डिकैथलॉन कपड़े ऐसे हैं, तो इमोशन से मेरा बनता है ईगो बहुत। मतलब कि ई सेंटर से बनते हैं इमोशन, ईगो। मैं एक्चुअली आप लोग प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं सोल्यूशन को पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ आपसे। आपका एकदम कहना सही है कि कुछ लोगों का थॉट अलग होता है, इमोशन अलग होता है। आप गए होते शायद मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए, तो आप बोलते अगर नाइकी का जूता मिल जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर आप कैंपस का दे देंगे तो कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, एहसान कर देंगे बाप के ऊपर। लेकिन अगर बाप नाइकी का दिला सकता तो बहुत अच्छी बात होती, शायद आप लोग ऐसे कहते। ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इमोशन का स्ट्रक्चर और थॉट्स का स्ट्रक्चर। शिरीष बेचारा वहाँ पर मेरी शक्ल देख रहा था, ये जूता लूँ कि नहीं, और मेरे चेहरे का माइक्रो इमोशन देखने की कोशिश कर रहा था कि 100 रुपये कम लूँगा तो इनको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दो लोगों के बीच में ये रिपल्शन, एफिनिटी कैसे ठीक कर सकते हैं आप? अरे यही तो हम लोग ज़रूगा के ज़रिए कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट रीवायरिंग। दो सेंटर्स के बीच की वायरिंग की कमी है। छोड़ दो, कुणाल कामरा को छोड़ दो। अमन को तो मैं बुला सकता हूँ, बैठ के बात कर सकता हूँ। अमन यार, तुम्हारी ये बात मुझे ख़राब लगी, अब ये बताइए कि कैसे बोलूँ मैं? अमन, दोबारा अगर बोला ना तो बता दूंगा, तो मैं समझ लो। ये है लैक ऑफ रीवायरिंग। सही रीवायरिंग जब होगी तो मैं अपने अंदर में आई सेंटर और ई सेंटर के बीच में एक कनेक्शन डेवलप करूंगा, और उस कनेक्शन में मैं सामने वाले को फील करना चाहूँगा कि आखिर वो भी तो इंसान ही है। मुझे याद है बचपन में मम्मी का मारना बहुत ख़राब लगता था, मुझे बहुत ख़राब लगता था। मैं रोता था मार खाने के लिए, लेकिन मुझे लगता था कि इसका सोल्यूशन क्यों नहीं हो जाता, उनका गुस्सा आना कम क्यों नहीं हो जाता। फिर एक स्पिरिचुअल टीचर थे, उनके पास जाता था, उन्होंने मेरे साथ एक छोटी सी काउंसलिंग की। उन्होंने मुझसे कहा कि आशीष जी, आप एक बार अपनी मम्मी की जगह पर बैठ करके सोचिए। मैंने कहा ये क्या बकवास क्लीशे वाली बात करें, उनकी जगह पर बैठ के सोचिए। बोलती नहीं, आप यहाँ बैठिए, इसी कमरे में 5 मिनट बैठिए, आंख बंद करिए, और आप सोचिए कि आपकी माँ आप है। वो सीन क्रिएट करिए जहाँ पर आपको मार पड़ी है या डांट पड़ी है। आपकी माँ क्या कर रही थी? मैंने आंख बंद किया तो देखा मम्मी खाना बना रही थी, और मैं अपना पढ़ाई करने के बजाय कुछ और मस्ती वस्ती कर रहा था, और मम्मी आई, सीधे एक झापड़ खींच के मार दिया। पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसा लगा कि मम्मी ने मजबूरी में मारा है। खाना बना रही हैं, उसका स्ट्रेस है, पापा जी वहाँ पर नहीं रहते हैं, उसका स्ट्रेस है। सेकेंड ईयर MBBS, क्योंकि तब मैंने MBBS करना शुरू कर दिया था, और मैंने जाकर घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था, और स्पिरिचुअल लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। शिरीष मुझसे कह रहे थे, मुझे पापा टेंशन ये हो रही है कि पैसा आपका खर्चा हो रहा है, टेंशन मुझे हो रहा है। लेकिन एक इसमें सच्चाई है। मैंने उनसे कहा कि अगर ये मेरा पैसा होता, अपना पैसा उड़ाने में अपने ऊपर कहाँ टेंशन, हमने कमाया है, कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो तब होती है जब मुझे आपका पैसा उड़ाना है, और मुझे अपने माइंड में, अपने बायस पे ये भी देखना है कि आप खुश हैं कि दुखी हैं। तो ये जो रीवायरिंग की जाती है, आपको अपने माइंड में थोड़ी देर बैठ करके सोचना होगा कि सामने वाला जो बोल रहा था वो कहाँ से बोल रहा था। मैं चाहता हूँ परमानेंट सोल्यूशन, और मुझे लगता है इस धरती पे जब तक दो देशों के बीच में लोगों के ब्रेन का ISM ठीक जब तक नहीं होगा, तब तक आप ये सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये पावर गेम कभी नहीं खत्म होगा। हम जानवर की तरह रहते हैं, झुंड में रहते हैं। मधुमक्खियाँ झुंड में रहती हैं, जंगली जानवर सब अपने आप को बचाने के लिए झुंड में रहते हैं। ऐसे हम भी अपने आप को बचा रहे हैं जब पावर प्ले कर रहे हैं।
और यही नहीं, जब दो लोग मिलकर के एक के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, वो भी एक तरह का पावर प्ले। हमको लगता है कि जब दो लोग मिलकर के किसी का मजाक उड़ाएंगे तो हम दो हैं इसलिए हम सही हैं, वो अकेला है इसलिए गलत है। इनफैक्ट अगर समझदार इंसान होगा तो दो मिलकर के ऐसे बात करेंगे उस एक से कि उसको और ऐसा फील हो कि मुझे सुना जा रहा है, उसको कॉन्फिडेंस हो अपने आप को बदलने के लिए। आज ही मैंने एक शॉर्ट शेयर किया जिसमें स्टीव जॉब्स और माइक लेज़रडिस के बीच में डिफरेंस बताया कि माइक लेज़रडिस को उसके इंजीनियर्स ने बताया कि आपको व्हाट्सएप की तरह एक ऐप बनाना चाहिए या अपने फ़ोन को स्मार्टफोन बनाना चाहिए, वो वाला ब्लैकबेरी को। स्टीव जॉब्स को भी बताया गया था सेम चीज़, लेकिन माइक लेज़रडिस नहीं माना, स्टीव जॉब्स मान गए। पता है क्यों? क्योंकि जब आप किसी को हेल्प करते हैं चेंज करने के लिए तो उसको उस चीज़ के लिए ख़राब नहीं फील कराते। आज चाहे कुछ भी चाहता हो कुणाल कामरा, ध्रुव राठी या रवीश कुमार जैसे लोग, उस प्रोसेस में जो भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनको ख़राब फील कराना चाहते हैं। उनका मेन मोटिव है कि मैं सुई से आपको चुभा दूं ताकि आपको सच्चाई पता चल जाए। वो जो भी तरीका यूज़ कर रहे हैं, मीडिया अभी भी 100 साल पुराने तरीके से जी रहा है। और ये सब इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन का रीवायरिंग हम नहीं कर रहे हैं। हमें रोज़ छोटे छोटे लेवल पे अपने आई सेंटर को ई सेंटर से जोड़ना चाहिए। हम लोग जब भी किसी के साथ भी बातचीत करते हैं, सामने वाला न चाह करके भी हमको जज करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ज़ीरो जजमेंट स्टेट हो दोनों के बीच में। जब एक हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक माँ जब अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, तब भी जजमेंट चलता है। लेकिन वो समझदार आदमी होता है जो दूसरों का जजमेंट एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, मेरे अंदर में कुछ कमियां हैं तो मेरी माँ गुस्से से बोल रही है, बट वो मेरी कमियों को ठीक करना चाहती है इसलिए बोल रही है। अगर मान लीजिए मेरे बच्चे मेरे ऊपर, मेरे वीडियो को देख करके, मेरा एक वीडियो रिलीज़ हुआ और उस वीडियो को देख करके मेरे बच्चे हंसते हैं, तो मैं उसको सुनना चाहूँगा कि बेटा बताओ इसमें से कौन सा पार्ट था जो तुम्हें लगा कि बड़े पापा ये तो एकदम क्लीशे, आपने बहुत ही घिसा पिटा जोक बोला। उनका हंसना भी एक मेरे लिए फीडबैक हो सकता है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब मेरा इमोशंस और इंटेलिजेंस दोनों एक दूसरे के साथ में बैलेंस्ड हो। अब मैं मान लीजिए मैं आपकी जगह हूँ और मैं अमन से पूछना चाहती हूँ, भैया आपने मेरे लिए उस दिन मजाक उड़ाया था, लेकिन मैं सचमुच में चेंज होना चाहती हूँ उस पॉइंट पर। आप क्या पॉइंट बताना चाहते थे, मुझे फिर से हेल्प करेंगे? और मैं बताता हूँ, गारंटी है कि वो भैया तुरंत नहीं बता पाएंगे, बिकॉज ये उनके कॉन्शियस माइंड में नहीं है कि वो आपको सुधारना चाहते हैं। उनको भी टाइम लगेगा अपने शब्दों को सही करने के लिए। बताऊँ गरिमा क्या हुआ था? अरे नहीं रुको, अरे बताऊँगा तो गरिमा चिढ़ जाएगी। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं बोलूँगा, देखो भैया मुझे शायद ख़राब लग सकता है लेकिन मैं फिर भी सुधरना चाहती हूँ। वो पॉइंट जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगा, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ। जजमेंट में एक अच्छाई भी है। अगर लोग क्वालिटी जज नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो अच्छा कैसे बताएंगे? आपने कोई क्रिएशन किया, आपने गाना गाया वीडियो में, 100 लोग देखते हैं, 5 लोग लाइक करते हैं। सेम गाना किसी और ने गाया, 10 लाख लोग देखते हैं, 10,000 लाइक होते हैं। तो आप जानना चाहते हो ना कि वो डिफरेंस क्यों है। सो ये दिमाग में पॉइंट लाओ ही मत कि मुझे लोग जज करते हैं। जज हमेशा लोग करते हैं। आप ये ले आओ कि जब आपको बहुत गंदा लग रहा है फिर भी आराम से फीडबैक लेने के लिए क्या आप करेजियस हो? मेरे लिए तो कुणाल कामरा तब समझदार होता जब वो एक चिट्ठी भी लिखता चीफ मिनिस्टर को कि सर मुझे लगता है कि आप ये पॉइंट पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बुढ़ा आदमी जो रोड्स बनाना शुरू कर दिया, वो ज़्यादा समझदार है अपनी मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए कंपेयर्ड टू जो खाली मजाक उड़ा रहा है। करेज खाली सामने वाले की वजह से नहीं आती है, करेज हमको खुद ही लाना पड़ता है। ये बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहाँ पर माँ बाप बच्चों को एक ऐसा माहौल देते हैं कि उनको करेज मिल सके। ये दुनिया है ही नहीं करेज की। ये तो बनी हुई है जहाँ पर एक जानवर दूसरे जानवर को खाएगा। पावर में लोग कैसे पावर पाते हैं? ये 50 लोग गए उसका स्टूडियो तोड़ दिया बताने के लिए कि हम पावर में हैं। ये अभी भी इंसान नहीं है बेटा हम। और ये हम जब दूसरे को देखते हैं तो हमें अपने आप को बताना पड़ेगा ये मेरी कहानी है। आपको ये पूछना है कि मैं कैसे स्ट्रांग हो सकता हूँ। हम कभी ये ना पूछें कि सामने वाला कैसे सुधरे। जैसे ही आपने कहा सामने वाला कैसे सुधरे, बात खत्म। एपिसोड को देखिएगा, 2-3 वीडियोज़ हैं इसके ऊपर बनाए गए हैं। मैंने भी देखा, रवीश कुमार का वीडियो देखा, ध्रुव राठी का 1-2 ट्वीट देखा, मैंने इसका देखा, अंधभक्त नाम का एक चैनल है उसको देखा कि वो लोग कहते हैं मीडिया में न्यूज़ को छुपाने के लिए, जो गवर्नमेंट ऐसे गलत काम कर रही है उसको छुपाने के लिए इस तरह की न्यूज़ को हाइप किया जाता है। लेकिन ये सब का सब गेम ख़त्म थोड़ी होगा, सोल्यूशन नहीं होगा ये। आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा दोस्तों।
आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की चीज़ों के बारे में? कृष्णमूर्ति कहा करते थे यू आर द वर्ल्ड। आप जब सुधरोगे, आपके अंदर में चेंज आएगा तो आपके आसपास में चेंज आएगा, और आपके आसपास में चेंज आएगा तो आपके कॉलोनी में, आपके शहर में, और फिर आपके पूरे देश में चेंज आएगा। दोस्तों, आप पूरी सीरीज़ चेकआउट करिएगा डी के ब्रेन्स पे। जेनो का बेसिक एडवांस कोर्स है जिसके ज़रिए आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से रीवायर कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर चेकआउट करिएगा। ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके इस कोर्स के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं।